हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। मैंने बना लिया, मधु ने खुश होते हुए कहा, जिसे सुनकर मानवी कहने लगी, अब तुम रोटी बना लो। मानवी और रोशनी मधु की तरफ देखने लगी और फिर रोशनी को वो दिन याद आ गया कि उसने एक दिन खाना बनाने के लिए क्या हालत की थी आटे की। उसके बाद करण और उसने काफ़ी मस्ती भी की थी। ये याद करके उसके चेहरे पर काफ़ी बड़ी वाली मुस्कान झलक आई और वो काफ़ी अच्छा फील कर रही थी कि तभी उसे मानवी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। रोशनी अपने ख्याल से बाहर आई और मानवी की तरफ देखने लगी। मानवी मधु का मजाक बनाते हुए कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें आटा गूंथने की रेसिपी बताती हूँ, क्योंकि मधु आटे की खीर बना दी थी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो होशियारी दिखानी थी। मधु का चेहरा उदास था और वो अपने दोनों हाथ ऊपर करती है जैसे उसका रबड़ी बना हुआ आटा उसके हाथों से फिसल कर नीचे गिरने लगा। जिसे देखकर रोशनी हंसते हुए मधु से कहने लगी, ये क्या किया तुमने मधु, अब जल्दी करो और रोटी बनाओ, काफ़ी देर कर दी है तुमने खाना बनाने में। इधर मोहित और रामचरण ने काफ़ी सारी बातें डिस्कस की और अब लंच करने का टाइम हो गया था। जिसे रामचरण मोहित से कहने लगा, क्या मैं हम सबके लिए खाना यहीं मंगवा लूँ। ये सुनकर मोहित हाँ कहने वाला था, पर अर्जुन आगे आते हुए कहने लगा, सिर्फ हम दोनों के लिए ही खाना लाइए, मोहित के लिए नहीं। मोहित ये सुनकर अर्जुन की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। जिसे अर्जुन मोहित से कहता है, वो मानवी का कॉल आया था और उसने बताया कि मधु जी ने तुम्हें खाना ना खाने दे ये कहा है। मैं बस मधु जी के ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ। ये सुनकर मोहित के भाव ठंडे हो गए और मोहित सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर मधु ने ये क्यों कहा। और इधर रामचरण मुस्कुरा उठा और चेयर से उठते हुए कहने लगा, मिस्टर मोहित, आप हमारा यहीं इंतज़ार करिए, तब तक हम खाना खाकर यहीं आते हैं। मोहित को अपना सिर हाँ में हिलाना ही था, इसलिए वो कुछ बोला नहीं और अर्जुन से रामचरण कहने लगा, हम खाना खाकर आते हैं। इतने में खुशबू दरवाज़ा नॉक करते हुए कहने लगी, सर, मधु मैम यहाँ आई हुई हैं। मोहित के चेहरे पर ना बयां करने वाली खुशी छा गई मधु का नाम सुनकर। और इधर रामचरण खुशबू के सामने जाते हुए, तुम उन्हें यहाँ लेकर आओ और फिर मेरे पर्सनल कमरे में खाना लेकर आ जाना, मेरा और अर्जुन का। अर्जुन मोहित से धीमी आवाज़ में कहने लगा, मधु जी यहाँ क्यों आई हैं? क्या वो तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हैं या फिर तुम दोनों ने व्रत रखा है उसकी पूजा करने यहाँ आई हैं? मोहित अर्जुन को घूरने लगा और कहने लगा, खामोशी से यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इधर खुशबू ने मधु को केबिन का रास्ता दिखा दिया, जिसे मधु अपने दबे पांव धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ रही थी, क्योंकि वो आज काफ़ी नर्वस हो रही थी। उसका नर्वस होना भी जायज़ था, क्योंकि मधु के लिए ये नई बात थी कि मोहित के लिए खाना बनाना, फिर उसके बाद मोहित के लिए ऑफिस लेकर आना, ये तो कोई हाउसवाइफ ही कर सकती है। मधु अपने हाथ में बैग को बिना हिलाए चल रही थी और मन ही मन, हे भगवान, बस मेरा ये बनाया हुआ खाना मोहित को पसंद आ जाए। मधु केबिन के दरवाजे तक आ गई थी और अंदर बैठा मोहित एक नज़र सामने की तरफ देखता है और वो पारदर्शी कांच के बाहर खड़ी मधु को देख सकता था। जिसे वो उठ गया और जाकर दरवाज़ा खोल दिया, जिससे वो चौंकती हुई थोड़ी पीछे हो गई। और मोहित शांत भाव से, क्या हुआ, तुम ठीक हो? मधु अपनी नर्वसनेस को छिपाती हुई मुश्किल से मुस्कुराकर कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। मोहित ने मधु को अंदर आने के लिए जगह दी और मधु जल्दी से केबिन में आई और वो टेबल की तरफ बढ़ गई और मोहित ने दरवाज़ा बंद किया। मोहित मधु के सामने देखने लगा, जो कि खाना निकाल रही थी। मोहित ने एक बात ये भी नोटिस की थी कि मधु अभी अभी शावर लेकर आई है, क्योंकि मधु का हर वक्त का था कि वो अपने बाल हेयर ड्रायर से ड्रायर नहीं करती थी। वो भूल ही जाती थी अपने बाल सुखाना। मोहित मधु को इस तरह देखकर मुस्कुराया। उसके बाद अपना गला साफ करते हुए अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लाया और मधु से पूछने लगा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मधु, जो कि बैग में से खाना बाहर निकाल रही थी, वो मोहित की तरफ देखकर जवाब देती है, आपने ही तो कहा था कि मैं आपको मनाऊं, तो बस यही कर रही हूँ। प्लीज़ आप आइए ना।
मोहित ने बिना कुछ भी कहे मधु की तरफ बढ़ गया और मधु के पास जाकर बैठ गया। और मधु मोहित के अपने पास बैठने पर थोड़ी झिझक रही थी, क्योंकि उसके मन में काफ़ी सारे सवाल चलने लगे थे। मोहित अचानक से उठ गया और कहने लगा कि मैं अपने हैंड वॉश करके आता हूँ। और मधु ने हाँ कहा और मोहित अपने हाथ धोकर आया। इतने में मधु ने खाना टेबल पर रख दिया था और मोहित दूर से ही नॉर्मल खाने को देखकर हल्के से मुस्कुरा उठा, पर उसकी मुस्कुराहट इतनी फीकी थी कि किसी के लिए देख पाना थोड़ा मुश्किल था। मोहित जाकर फिर से अपनी जगह पर बैठ गया और मधु ने प्लेट मोहित के आगे की और हिचकिचाई आवाज़ में कहने लगी, मैंने ये सब पहली बार बनाने की कोशिश की है, तो प्लीज़ इसमें थोड़ी सी भी गलती है तो मुझे बताना। मोहित ने खाने की ओर देखा, फिर कहने लगा, अगर मैंने खामी बताई तो क्या तुम फिर से खाना बनाने जाओगी? नहीं नहीं, फिर से खाना बनाने नहीं जाऊंगी, पर मैं दोबारा जब भी कभी बनाऊंगी उस गलती को ध्यान में रखकर बनाऊंगी। मोहित मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मधु ने उसके लिए खाना बनाया था, वो भी पहली बार, तो फिर उसका खुश होना तो आम बात था। और मोहित मधु के खाने की तरफ देखने लगा। वह आगे बढ़कर खाना खाने लगा। मधु मोहित के खाना खाने पर वो मोहित को देख रही थी और वो अपने दांतों की मदद से अपने नाखून चबाने लगी। हे भगवान, प्लीज़ मोहित को मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आ जाए, प्लीज़ भगवान। और इधर मोहित को खाना बेहद पसंद आया, पर वो बिना कुछ भी बोले खाना खा रहा था, क्योंकि वो मधु को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाला था। मोहित मधु को परेशान करके रखना चाहता था, ताकि वो दोबारा ऐसा कुछ ना करे जिससे उसे तकलीफ़ हो। और इधर मधु इंतज़ार कर रही थी कि मोहित कुछ तो कहेगा। और आधा खाना खाने के बाद मोहित मधु की तरफ देखता है, जिसे मधु सीधे बैठते हुए और इधर उधर देखने लगी, जिसे मोहित मधु से पूछने लगा, मधु तुमने खाना खाया? जाहिर था मधु का पूरा वक्त खाना बनाने में चला गया, जिसे वो बिना खाना खाए आई। और मधु ने कहा, नहीं, मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि मेरा पूरा वक्त आपके लिए खाना बनाने में चला गया। असल में मधु ये सब इसलिए बोल रही थी ताकि मोहित ये सब सुनकर तरस खा के कह दे कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। लेकिन मधु कहाँ जानती थी कि मोहित का उसे माफ़ करने का कोई इरादा नहीं है। मोहित ये सुनकर हाँ कहता है और फिर स्पून लेकर हलवा लेकर मधु की तरफ बढ़ा देता है। और मधु खुश हो गई और फिर हलवा जल्दी से उसने खा लिया। पर अगले ही पल वो उठ गई और वहीं केबिन से अटैच वॉशरूम में चली गई और फिर थोड़ी देर बाद बाहर आई और अपना मुंह बनाते हुए मोहित की तरफ देखकर कहने लगी, इस हलवे में चीनी है ही नहीं। मोहित ने फिर भी हाँ कहा और अपना खाना जारी रखता है। और मधु मोहित को कुछ भी रिएक्ट करते ना देख गुस्सा हो गई थी, क्योंकि वो ही तो कब से बोली जा रही थी, पर मोहित तो बस सिर्फ हाँ हाँ में जवाब देता था। जैसे इस बार मधु मोहित के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपनी कमर पर हाथ रखकर मोहित से कहने लगी, आप मुझे सही से जवाब तो दे दीजिए कि आपको मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आया या नहीं। मोहित मधु की तरफ देखने लगा और अपनी भौहें ऊपर करते हुए अपने कड़क आवाज़ में जवाब देता है, हलवा तुमने टेस्ट किया ना, उसमें चीनी नहीं है और इस रोटी में नमक नहीं है। इस भिंडी की सब्जी में मिर्ची तुमने काफ़ी कम डाली है और यह पनीर की सब्जी में तुमने ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाला है। मधु, जो कि मोहित के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनना चाहती थी, पर मधु के हर बनाई हुई खाने की चीज़ में शिकायतें सुनकर उसका गुस्सा मानो आसमान को छू गया हो और वो गहरी गहरी सांस लेकर अपनी नाक फुलाने लगी और मोहित को घूरने लगी। इधर मोहित इतनी सारी खामी निकालने के बावजूद भी आराम से खाना खा रहा था, जिसे देखकर मधु को रहा नहीं गया और वो मोहित के सामने से पेट लेकर दूर करते हुए सीधी खड़ी हो गई और नाराज़गी जताते हुए, अगर आपको खाने में इतनी सारी कमी लगी रही है तो फिर क्यों खा रहे हो? मोहित प्लेट को अपनी तरफ करता है और मुंहफट जवाब देते हुए, वैसे मैं ये खाना नहीं खाता, पर इस वक्त मेरे पास दूसरा खाना नहीं है, इसलिए मुझे ये मजबूरी में खाना पड़ रहा है। आप इतने भी मजबूर नहीं हैं, यहाँ खाना मिल रहा है। अगर आपको मेरा खाना पसंद नहीं आ रहा है तो रुकिए, मैं आपके लिए बाहर से खाना लेकर आती हूँ। मधु ने ये बात काफ़ी तेज़ आवाज़ में कही थी, जिसे मधु के गुस्से के बारे में पता चल रहा था और मोहित मधु की तरफ देखने लगा। मोहित को मन ही मन मधु पर हंसी आ रही थी
और वो मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल किए हुए था। वैसे यह खाना इतना भी बुरा नहीं है, मोहित ने शांत आवाज में कहा। और मधु मन ही मन अपने दांत को पीसने लगी थी। वाह, मेरे खाने की इतनी बुराई कर रहे हैं और ये खाना इतना भी बुरा नहीं है। इस इंसान के लिए मुझे खाना बनाना ही नहीं चाहिए था। मोहित ने खाना खत्म कर दिया और उसके बाद मधु से कहने लगा, मधु, मुझे वो डेस्क पर पड़ी बोतल देना। आप खुद ही उठाकर क्यों नहीं ले लेते? मधु के मुंह से अचानक ये लफ्ज़ निकल गए, जिसे सुनकर मोहित मधु की तरफ देखने लगा और कहा, हाँ। मधु जो कि गुस्से में ये बोल गई थी, वो जल्दी होश में आई और मोहित से कहने लगी, नहीं, मैं लाकर आपको देती हूँ बोतल। मधु मुश्किल से हंसकर मुड़ गई और अपने सर पर चपात मारते हुए, मधु, तुम्हें मरना है क्या? कम से कम अपनी जुबान पर ही लगाम रखो। मधु ने मोहित को पानी दिया और फिर मोहित पानी पीकर मधु की तरफ देखने लगा। थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मधु मुस्कुराई और कहने लगी, तो फिर आपने मुझे माफ़ कर दिया। आप मुझसे अब नाराज़ नहीं है ना? मैंने ये तो नहीं कहा मुझे तुम्हारा ये सब करना मेरे लिए पसंद आया, पर मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया। मैं अभी भी तुमसे नाराज़ हूँ। ये सुनकर मधु का दिल कर रहा था कि उसके सामने जो पानी की बोतल है वो मोहित के सर पर मारे, और मोहित मधु को कुछ सोचते हुए देखकर कहने लगा, क्या सोच रही हो तुम? मधु अपने ख्याल से बाहर आई और मोहित की तरफ देखकर जवाब देती है, नहीं, कुछ नहीं। पर क्या? मोहित ने कहा। मधु ने मोहित की बाहें पकड़ ली और शांत आवाज में कहने लगी, मोहित, अब मैं आपके लिए क्या करूं जिसे आप मुझे माफ़ कर दो, वो तुम्हें सोचना होगा। मोहित ने सपाट लहजे में कहा। जिसे सुनकर मधु के हाथों की पकड़ मोहित की बाह पे मजबूत हो गई और मोहित मधु का गुस्सा देखकर मन ही मन मुस्कुराया जा रहा था। मधु ने अचानक से मोहित की बाहें छोड़ दी और मोहित की तरफ अपनी गुस्से भरी नज़रों से देखकर कहने लगी, ठीक है, फिर मैं होटल जाकर आपको मनाने के लिए कुछ सोचती हूँ। मोहित ने अपने कंधे उचकाए और योर विश। अब तो मधु को यहाँ एक पल भी रुका नहीं जा रहा था, जिसे वो अपना पैर पटकते हुए वहाँ से जाने लगी। और मोहित इस बार खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका और अपनी हंसी कंट्रोल करने के बाद जाती हुई मधु से कहने लगा, मधु। मधु जो कि गुस्से में जा रही थी, मोहित की पुकार से रुक गई और वो मन ही मन खुश हो गई, ये सोचकर कि मोहित ने उसे माफ़ कर दिया है। पर वो गलत थी। मोहित ने मधु से कहा, मधु, इस टिफ़िन और बाकी सारा सामान भी अपने साथ लेकर जाओ। मधु के चेहरे से हंसी गायब हो गई थी और उसके हाथों की मुट्ठियाँ भींच सी गई थी। मधु का दिल कर रहा था कि वो अभी जाए और मोहित के बाल खींचकर नोच ले और मोहित की अकल ठिकाने लगाए। मधु, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, अर्जुन इसे साथ में लेकर आ जाएगा। नहीं, इसे मैं लाई हूँ तो मैं ही ले जाऊंगी। मधु अचानक से मुड़ गई और मोहित से कड़क लहजे में कहा, और वो जल्दी जल्दी सारा सामान समेटने के बाद वहाँ से भागते हुए निकल गई। इधर मोहित मधु के जाने के बाद हंसने लगा था और फिर अपने जेब की पॉकेट में हाथ डालकर कुछ लेकर हाथ बाहर निकालता है। उसने अपने हाथों की मुट्ठियाँ बंधी हुई थी और वो उस मुट्ठी को खोलता है और दूसरे हाथ की फिंगर से उस चीज़ को लेता है। ये वाइट डायमंड क्रिस्टल सिल्वर रिंग थी, जो कि दिखने पर काफ़ी खूबसूरत और बेहद ही कीमती थी। इस रिंग में 2 नाम थे। ये रिंग पतली सिरे से थी और 2 लग MM बड़े डायमंड से लिखा हुआ था, और उस बड़े डायमंड के इर्द गिर्द बिल्कुल बारीक डायमंड से, जिसे उस रिंग को और खूबसूरत बना रहे थे। मधु, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात कह दूं। बस हम एक बार अपने घर लौट जाएं, उसके बाद मैं तुम्हें अपने दिल की बात और सारी बातें कह दूंगा। मैं तुमसे और दूर नहीं रहना चाहता और ना ही तुम्हें खोना चाहता हूँ। इधर मधु तो खाना बनाकर चली गई थी, पर किचन की हालत काफ़ी ख़राब करके गई थी। रोशनी ने अपने हाथों में पोंछा लिया था, मानवी ने झाड़ू, और दोनों एक दूसरे से टकराते हुए हर काम कर रही थी। आने दो इस मधु की बच्ची को, कोई किचन की हालत ऐसे भी करता है क्या? वो किचन की हालत ख़राब करे और हमसे सफाई कराए। मानवी ने झाड़ू मारते हुए कहा और रोशनी पोछे को नीचे फेंकती है और कहने लगी, सॉरी बट अब मुझसे नहीं होगा ये सब। हाँ, मुझे भी जाने दो, यहाँ के एक सर्वेंट को हम पैसे देकर ये काम करवा लेंगे, रोशनी ने कहा। और ये सुनकर मानवी कहने लगी, पर मधु ने तो हमें मना किया था कि ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने किचन इतना ख़राब किया है। हमने नहीं, सिर्फ मधु ने। अगर तुम्हें मानवी काम करना है तो करो,
वैसे भी मधु ने मुझे करण के लिए खाना ले जाने के लिए भी कहा है, तो मैं चलती हूँ करण के लिए खाना लेकर। रोशनी ने भी यही कहा, जिसे सुनकर मानवी भी कहने लगी, हाँ मैं भी यही कहती हूँ, मैं क्यों इतना सब करूँ। ओहो मेरे हाथ कितने गंदे हो गए हैं। मानवी ने अपने हाथ कपड़ों में पोंछे और चिढ़ते हुए रोशनी से कहने लगी, ठीक है रोशनी, तुम जाओ और करण के लिए खाना लेकर, तब तक मैं रेस्ट करती हूँ और मधु आ जाए तो बता देना, फिर हम साथ में खाना खाते हैं। रोशनी ने हाँ कहा। उसके बाद मानवी वहाँ से अपने हाथों को बार बार देखते हुए जाने लगी। मानवी जितनी बार अपने हाथों को देख रही थी उतना ही उसे चिढ़ हो रही थी और वो फुसफुसाते हुए जाने लगी थी, ये मधु ने ना हमें आज नौकर भी बना दिया है। इधर रोशनी मानवी के जाने के बाद अपने आप को ठीक करती है और फिर करण के रूम में खाना ले जाने के बारे में सोचती है। रोशनी के चेहरे पर शर्म की लालिमा छाई हुई थी और वो आज सुबह की बात फिर से याद करने लगी थी, जिसे उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। और वो खुद से बात करते हुए, पर मैं करण के कमरे में कैसे जाऊं? अगर करण ने सुबह वाली बात मुझसे कह दी तो? ये सोचकर ही रोशनी का दिल काफ़ी जोरों से धड़क रहा था और वो यह बात चाहकर भी भूल नहीं पा रही थी। इधर करण रूम में लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था और बेफजूल अपनी उंगलियां कीबोर्ड पर चला रहा था, क्योंकि उसका मन काम में नहीं लग रहा था और वो परेशान हो गया था सुबह की बात सोचकर ही। करण ने अचानक से उंगलियां चलाना बंद किया और वो अपनी जगह से उठ गया। क्यों मैं अपने आप पर से कंट्रोल खो बैठा? क्यों मैंने रोशनी के साथ गलत किया? असल में करण को इस बात का डर था कि कहीं रोशनी को अगर इस बात का पता चलेगा कि वो बिना शादी के एक बच्चे का बाप बनने वाला था और उसी ने उसे भी यूज करने के बारे में सोचा है, तो रोशनी उसे गलत ही समझेगी। करण को काफ़ी डर लग रहा था कि अगर उसने रोशनी के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया तो शायद जिस दिन रोशनी को उसकी सच्चाई पता चलेगी तो पता नहीं क्या रिएक्ट करेगी, और हो सकता है कि सब पता चलने के बाद वो छोड़ के चली जाए। बस करण को इसी बात का सबसे ज़्यादा डर था और वो इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता था। इसलिए करण ने फैसला किया कि वो अब रोशनी से दूर रहेगा। पर क्या ये मुमकिन हो पाएगा? करण मन ही मन ये फैसले ले रहा था, पर वो इन सारे फैसलों से खुश नहीं था। इतने में उसे दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे करण अपने सारे मुश्किल फैसलों के ख्याल से बाहर आया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। वो पूछ पाता इससे पहले रोशनी कहने लगी, करण दरवाज़ा खोलिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। करण रोशनी की आवाज़ सुनकर और परेशानी में गिर गया। करण के साथ आज से पहले ये कभी नहीं हुआ था और आज उसके साथ ये सब हो रहा था, जिसे वो सोचने लगा कि वो दरवाज़ा खोले या नहीं, पर दरवाज़ा तो उसे खोलना ही था। इसलिए वो गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गया। इधर रोशनी की सांसें लंबी लंबी चल रही थी। वो करण का सामना कैसे करे यही सोच रही थी, क्योंकि दोनों के बीच हुआ ही कुछ ऐसा था। दोनों के बीच बिना किसी रिश्ते के लिप किस हुई थी और वो भी दोनों की मर्जी से। इसलिए करण का परेशान होना जायज़ था। करण ने दरवाज़ा खोला और वो कहने वाला था कि उसे भूख नहीं है, पर वो कह पाता इससे पहले रोशनी ने कहा, करण ये खाना मधु ने अपने हाथों से बनाया है। करण मधु का नाम सुनकर थोड़ा हैरान था और वो हैरानी से फिर से पूछने लगा, हाँ क्या कहा तुमने, फिर से कहो। रोशनी ने अपनी बात फिर से दोहराई, ये खाना मधु ने बनाया है। करण अचंभित होते हुए, सच में ये पूरा खाना मधु ने बनाया है? करण ने खाने की ओर देखते हुए कहा और रोशनी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया, जिसे देखकर करण को अपनी बहन के खाना बनाने की बात सुनकर अंदर से खुशी हो रही थी और वो रोशनी को अंदर आने के लिए कहता है। रोशनी दबे पांव रूम में आई और अपने सारे नर्वसनेस को छुपाने लगी और इधर करण भी कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गया था, क्योंकि बात उसकी मधु की थी तो ये तो होना ही था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मधु ने खाना बनाया, करण ने बैठते हुए कहा। रोशनी मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ बट सच तो यही है कि आपकी बहन ने ये सब खाना बनाया है और वो भी दिल से। करण, लेकिन मधु ने ये सब बनाया क्यों और कहाँ है? ये मधु ने आपके लिए और मोहित के लिए बनाया। रियली? करण के मुंह से अचानक लफ्ज निकल गए और रोशनी ने खाना निकाल कर करण के सामने रखा और करण सब कुछ भूलकर खाने पर ध्यान देने लगा। करण को अपनी बहन का बनाया हुआ खाना बेहद पसंद आया
और खाना खा लेने के बाद करण को याद आया कि उसने रोशनी से तो खाने के लिए कहा ही नहीं। तुमने खाना खाया? सॉरी, मैंने पूछा नहीं तुमसे। ये सुनकर रोशनी मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं और मानवी मधु के आ जाने के बाद खाना खाने वाले हैं। ओह, करण ने हल्के से जवाब में कहा और दोनों के बीच खामोशी छा गई। रोशनी अपने हाथ आपस में उलझाने लगी और वो बार बार अपनी चोर नज़रों से करण की तरफ देख लिया करती और करण वहीं बैठा पहली बार झिझक रहा था क्योंकि उसे रोशनी का सामना करने से थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी। रोशनी भी करण के सामने अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए वो उठ गई और करण से कहने लगी, अब करण मैं चलती हूँ। करण भी उठते हुए सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा रहा था और वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था, इसलिए करण ने रोशनी को रोका नहीं और जाने दिया। भोपाल। दिव्या अपनी कुर्सी पर बैठी हुई थी। दिव्या का गुस्सा उसकी आंखों में साफ जाहिर हो रहा था और वो एक बड़ी सी स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थी। असल में दिव्या सामने अपने विला के हिडन कैमरे की सारी क्लिप थी। इन सारी जरूरी वीडियो को निकालने के लिए दिव्या के दोनों असिस्टेंट को काफ़ी वक्त लगा था क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें दोनों ने बारीकी से बारीक चीज़ों पर ध्यान देकर इस क्लिप में ऐड किया था और ज़रूरी वीडियो ही इस चिप में थी जो कि विद्या काफ़ी गंभीर होकर देख रही थी। शुरुआत में इस क्लिप में दिखाई दे रहा था कि एक शख्स उसके घर आ रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि मोहित था। पहले दिन से कुछ दिन क्लिप देखने के बाद दिव्या देखती है उनका घर सजाया गया। उसके कुछ क्लिप के बाद मोहित गुस्से में आगे बढ़ा और कार का दरवाज़ा खोलकर खींचकर मधु को कार से बाहर निकाला। दिव्या पहले तो समझ नहीं पाई कि आखिर ये शादी के जोड़े में ये लड़की है कौन और उसकी आंखें छोटी सी हो गई। पर जैसे ही मोहित ने मधु को खींचा तभी दिव्या ने एक साइड से मधु का चेहरा देख लिया था और दिव्या अपनी जगह से हिल गई और वो उठने लगी, पर अगले ही पल वो फिर से अपनी कुर्सी पर अपने आप को संभालते हुए बैठी थी और आगे की वीडियो देखने लगी। मोहित मधु को घसीटता हुआ घर में ले गया। उसके बाद फिर से स्क्रीन पर अंधेरा छा गया और फिर घर के अंदर का मंजर चलने लगा। मोहित ने मधु के साथ ज़बरदस्ती फेरे लिए। ये सारी वीडियो दिव्या ने ध्यान से देखी थी। उसके बाद घर में क्या हुआ सब देखते दिव्या का गुस्सा बढ़ता चला गया। दिव्या की आंखें गुस्से के मारे लाल हो गई थी और उसने अपने हाथों की पकड़ कुर्सी पर इतनी मजबूत कर दी थी कि उसके हाथों की नब्ज़ दिखने लगी थी। उसकी सांसें मानो अपना जोर दिखा रही थी। दिव्या वो थी जिसे उसके घर में एक चोर भी आने से डरता था और दिव्या की गैर मौजूदगी में भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दिव्या के घर में जाकर एक छोटी सी सुई भी ले। फिर तो मोहित ने इतनी बड़ी हिम्मत की थी कि दिव्या की कीमती चीज़ को मोहित ने उसके ही घर में चोट पहुंचाई और फिर उसके ही घर में शादी की। यही तो थी मोहित की हिम्मत, जिसे देखकर दिव्या सिर्फ मोहित को देखती रह गई। दिव्या के मन में ख्याल चलने लगा कि अगर मोहित ने मधु से ज़बरदस्ती शादी की है तो फिर मोहित ने मेरी मधु का क्या किया होगा। यही सोचकर दिव्या के हाथ कांप से गए और दिव्या कमज़ोर दिखने लगी। हालांकि दिव्या और मधु दोनों एक दूसरे से नाराज़ थी और दिव्या ने मधु को काफ़ी समय से कॉल नहीं किया था। दिव्या को वीडियो और नहीं देखा जा रहा था। दिव्या ने वहाँ पर पड़ा एक फूलदान का स्टैंड लिया और उसने उस वक्त मोहित मधु के मांग पर सिंदूर भर रहा था। तभी उसने उस स्टैंड को स्क्रीन पर काफ़ी मजबूती से फेंक दिया, जिसे एकदम सी आवाज़ के साथ शोर हुआ और स्क्रीन चलना बंद हो गया। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी मधु से ज़बरदस्ती शादी करेगा, वो भी मेरे घर में आकर। उसके दोनों असिस्टेंट दिव्या का गुस्सा देखकर काँप रहे थे और डर भी लग रहा था। दिव्या ने अपनी गहरी और गुस्से भरी नज़रों से अपने असिस्टेंट की तरफ देखा और कहने लगी, मेरी मधु और ये कहाँ है? मुझे सारी डिटेल्स 30 मिनट के अंदर चाहिए। ये लफ्ज़ दिव्या ने काफ़ी शांत आवाज़ में कहे थे, पर उस शांत आवाज़ की गहराई को दोनों असिस्टेंट अच्छे से जानते थे कि दिव्या क्या कर सकती है। इधर मधु, मानवी और रोशनी तीनों फिर से साथ में थी। मधु का चेहरा उदास था और वो इधर उधर घूम रही थी और रोशनी, मानवी दोनों आराम से बेड पर बैठे हुए थाली हाथ में पकड़े हुए खाना खा रही थी और दोनों मधु का दुख कम सुन रहे थे और खाना पहले खा रहे। जिसे इधर उधर घूमती हुई मधु दोनों की तरफ देखकर गुस्से में कहने लगी, तुम दोनों मेरी बात सुनने के बाद भी ये रिएक्ट कर रही हो? कुछ सजेशन तो दो कि मैं अब क्या करूँ मोहित को मनाने के लिए। रोशनी ने हलवा खाया और अपना मुंह बनाते हुए
मधु, तुमने इसमें चीनी नहीं डाली, शायद तुम भूल गई हो चीनी डालना। ये सुनकर तो जैसे मधु का गुस्सा आसमान पर था और वो गुस्से में रोशनी की तरफ बढ़ी और रोशनी के हाथ से थाली लेकर उसने टेबल पर रख दी। अरे मधु, मेरा खाना खाना अभी बाकी है, लाओ मुझे वापस 2 प्लेट। मधु ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और कहने लगी, खामोशी से मेरी बात सुनो और मेरी मदद करो कि आगे मैं क्या करूं, कैसे मनाऊं मोहित को। मानवी मधु को घूरने लगी और मधु को इग्नोर करते हुए कहने लगी, मधु, तुम अपने खड़ूस मोहित को खुद ही सोचो यार, पता नहीं मोहित के दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब बीवी इतना सब बनाकर ले गई, उसका ही लाज शर्म रख कर मान जाता, लेकिन नहीं, तुम्हारे मोहित को तो नाराज होना है। मतलब कुछ भी, मुझे तो अब मोहित पर बेहद गुस्सा आने लगा है, इतना कि अब मुझे मोहित को एक कान के पीछे थप्पड़ मारने का मन करता है। मधु मानवी को खा जाने वाली नजरों से देखने लगी और मानवी भी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए, मधु क्या सोच रही हो, मैं सच बोल रही हूँ, मोहित को तो लाज शर्म भी नहीं है। ऐसे कैसे कोई पति अपनी बीवी के बनाए हुए खाने की तारीफ कम और बुराई ज़्यादा करता है। वही तो मैं तुमसे कह रही हूँ, ये मोहित क्या पागल है। मतलब इतनी सी भी मेरे खाने की अच्छाई नहीं की और पूरी बुराई का पिटारा मेरे सामने रख दिया। ओहो मधु, ये सब बात करने से अच्छा है तुम अपने पति को मनाने के बारे में सोचो। ये सुनकर मधु बेड पर बैठ गई और कहने लगी, वही तो सोचा नहीं जा रहा है मुझे, मैं क्या करूं मोहित के लिए। एक काम करो मधु, तुम मोहित को मनाने के लिए ऐसा सोचो जिससे मोहित तुमसे प्यार भी ज़्यादा करे और वो तुम्हें माफ़ भी कर दे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि उनकी कैसी नाराज़गी है, मुझसे बात भी करते हैं और खुद ही बोलते हैं कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। रोशनी हंसने लगी और फिर कहती है, हाँ तुम्हारा पति तुमसे नाराज़ भी है और नहीं भी है। हाँ, एक बार करण को तुमसे नाराज़ होने दो, तब तुम्हें पता चलेगा कि नाराज़गी सामने वाले की होती है और नींद चैन सुकून हमारा गायब हो जाता है। ये बात मानवी ने नॉन स्टॉप कह दी थी, जिसे सुनकर मानवी मधु को घूरते हुए कहने लगी, वैसे तुम्हें इतना सब कैसे पता है कि चैन सुकून हमारा गायब हो जाता है। मानवी ये सुनकर उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई थी और वो अपने दुख अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देती और कहने लगी, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें कब से ही बेचैन देख रही हूँ ना, इसलिए। ओहो, बेचैन न रहूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं मोहित को कैसे मनाऊँ, मधु ने उठते हुए कहा। और रोशनी कहने लगी, मधु तुम एक काम करो, क्यों ना आज रात तुम मोहित के साथ एक खूबसूरत रात बिताओ, जैसे कि फर्स्ट नाइट हो वैसे। मधु ये सुनकर रोशनी की तरफ देखने लगी और इधर रोशनी उठ गई और अपने हाथों से इशारा करते हुए कहने लगी, एक तरफ सजा हुआ बेड और उस पर दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई तुम। वाह, मोहित की तो रात बन जाएगी और तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। मधु रोशनी की बात सुनकर हंसे या रोई उसे समझ नहीं आ रहा था, पर मधु ने इस बात पर गौर किया जिसे उसे भी लगने लगा कि शायद उसे इस बात के बारे में सोचना चाहिए और वो मानवी से पूछने लगी, मानवी तुम्हारा क्या ख्याल है इस बात पर। मानवी यह सुनकर अपना अंगूठा दिखाते हुए कहने लगी, ठीक कह रही है रोशनी, तुम्हें यही करना चाहिए मधु। मधु को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोचे, क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और ना ही उसे कुछ सोचा जा रहा था, जिसे वो मजबूर होकर उसने रोशनी के प्लान को थोड़ा नए तरीके से सोचकर इस प्लान को अंजाम देने के बारे में सोच लिया। मधु मानवी और रोशनी पर अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहने लगी, देखो मैं तुम दोनों की बात मानकर ये सब कर रही हूँ। अगर मोहित ने मुझसे इस बारे में कुछ भी पूछा तो मैं मोहित से कह दूंगी कि तुम दोनों ही मुझे ये करने के लिए कहा था। ठीक है बाबा, पर अभी तुम अपने बारे में सोचो, क्यों परेशान होती हो। चलो हम फिर से होटल के मैनेजर से बात करते हैं। इतना बोलकर मानवी ने पानी पिया और उसने बाहर का रास्ता पकड़ लिया और इधर मधु भी बुझे मन से उसके पीछे हो गई। हालांकि उसका मन काफ़ी उलझा था ये सब करने से, पर वो क्या करती, उसे कुछ भी करके मोहित की नाराज़गी को दूर करना ही था। इधर विनीत अपने केबिन में था और एक फाइल चेक कर रहा था। इतने में त्रिशा विनीत के लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आई और हेलो सर बोलकर अंदर आई। विनीत ने भी उसकी बात का जवाब देते हुए हेलो कहता है और त्रिशा विनीत के पास जाकर ट्रे विनीत के सामने करती है और कहने लगी, सर आपने कहा था ना कॉफ़ी लाने के लिए, मैं लेकर आई। विनीत ने कॉफ़ी लेते हुए, हाँ बट मैंने तुम्हें कहाँ कहा था ना कि तुम मत आना, तुम रामू को भेज सकती थी। आई नो सर, पर रामू काम कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही आपके लिए कॉफ़ी लेकर आऊँ। त्रिशा ने मुस्कुराकर कहा,
जिसे सुनकर विनीत ने कहा, थैंक यू। इतना सुनकर त्रिशा जाने वाली थी कि उसका पैर विनीत की चेयर से टकरा गया, जिससे त्रिशा का बैलेंस बिगड़ा और वो विनीत के गोद में जाकर गिर गई। विनीत उसके गिरने से उसे बचाने की कोशिश करने के लिए उसने अपना मग टेबल पर रखा और उसे गिरने से बचाने लगा, पर त्रिशा तो सीधा उसके बाहों में जा गिर गई। विनीत ने अपनी चेयर थोड़ी कॉफ़ी पीने के लिए लेफ्ट साइड की थी और वो डेस्क से अपोजिट साइड पर थी, जिसे त्रिशा कंफर्टेबल उसकी बाहों में जाकर गिरी। विनीत उसके गिरने से जल्दी जल्दी उसे अपने ऊपर से उठाने की कोशिश करता है, पर अफसोस कि शायद विनीत का बुरा वक्त चल रहा था, क्योंकि कोमल वॉशरूम में गई थी और उसने दरवाज़ा खोला था कि उसके आंखों के सामने ये मंजर था, जिसे देख पाना कोमल की आंखों में गुस्सा उतर आना आम था। जहाँ से कोमल देख पा रही थी वहाँ से कोमल को त्रिशा की पेट दिख रही थी और कोमल को विनीत का चेहरा नहीं दिख रहा था। कोमल अपनी आंखों में गुस्सा लिए आगे बढ़ गई और एक झटके से त्रिशा को खींचा, जिसे त्रिशा झूल गई और वो ठीक से खड़ी हो पाती इससे पहले कोमल ने त्रिशा के गाल पर काफ़ी तेज थप्पड़ जड़ दिया, जिसे त्रिशा गिरने वाली थी, लेकिन कोमल ने हाथ पकड़ा और उसे दूसरे गाल पर थप्पड़ मारती हुई, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के इतने करीब जाने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मेरे पति पर डोरे डालोगी? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैम, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, त्रिशा ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, पर कोमल कहाँ सुनने वालों में से थी। कोमल पागलों की तरह व्यवहार कर रही थी और विनीत तो कोमल को कुछ पल देखता ही रह गया और कोमल ने तीसरा थप्पड़ मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाई थी कि विनीत ने अपने होश में आया और कोमल का हाथ पकड़कर कोमल से दूर करता है और गुस्से में कोमल से कहने लगा, पागल हो गई हो तुम? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो तुम कर रहे थे, वो भी इसके साथ, और मुझसे कह रहे हो कि क्या बदतमीजी है? कोमल ने चिल्ला कर कहा, जिसे सुनकर विनीत का गुस्सा बढ़ गया और वो कोमल को झिंझोड़ते हुए कहने लगा, पागल हो गई हो तुम? क्या बकवास कर रही हो? त्रिशा बेतहाशा रो रही थी और कोमल की नज़र दूसरी बार त्रिशा पर गई तो फिर कोमल कैसे अपने आप को कुछ भी न बोलने से रोक सकती थी। वो त्रिशा के पास जाने लगी और उंगली पॉइंट करते हुए कहने लगी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। विनीत ने कोमल का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में चिल्लाने लगा, कोमल, अपनी हाथ में रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। त्रिशा को अब अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो रोती हुई केबिन से बाहर निकली और वहाँ से चली गई और विनीत त्रिशा को जाते देखकर आगे बढ़ा था उसे रोकने के लिए। त्रिशा, मेरी बात सुनो। विनीत ने इतना ही बोल पाया होगा कि कोमल विनीत पर चिल्लाने लगी, वाह, खुले आम तुम मेरे ही सामने उस लड़की की परवाह कर रहे हो और उसे मनाने के लिए उसके पीछे जा रहे हो। विनीत को कोमल पर बेहद गुस्सा आने लगा, फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए था और विनीत कोमल को समझाने लगा, कोमल, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। कोमल जोर जोर से हंसने लगी थी और वो अपने दांत पींचकर कहने लगी, मुझे झुठलाने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे तुम्हारी गोद में। यह सुनकर मानो विनीत को बेहद गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपना हाथ ऊपर उठाया कोमल को मारने के लिए, पर विनीत ने हवा में ही रोक दिया और कोमल थोड़ा पीछे हट गई थी और उसने अपने हाथ चेहरे पर रख दिए थे और वो धीरे धीरे कर अपने हाथ नीचे कर लेती है और वो विनीत की तरफ एक नज़र देखकर बाहर की तरफ भागने लगी। विनीत, मेरी बात सुनो, जैसा तुमने देखा वैसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। विनीत कोमल के पीछे जाते हुए कहने लगा और कोमल ने विनीत की एक ना सुनी और वो वहाँ से भागती हुई बाहर चली गई। विनीत जान गया था कि विनीत काफ़ी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई है, जिसे उसे कोमल को समझाने में काफ़ी मुश्किल होने वाला है। वो ये बात अच्छे से जान गया था। विनीत रुक गया और अपने सर को हाथ से दबाते हुए कहने लगा, क्या ये कोमल पागल है? कुछ भी गलत समझ लेती है बिना सोचे समझे। विनीत ने इतना बोलकर गहरी सांस ली और वो खुद से कहने लगा, अब मुझे उसे मनाना होगा और त्रिशा से माफ़ी मांगने के लिए कहना होगा। विनीत इतना सब सोचकर डेस्क की तरफ आया और वो लाइट ऑफ करने ही वाला था कि उसे एक मेल आया, जिसे देखकर विनीत को एक फ़ाइल के बारे में याद आया कि उसे एक फ़ाइल सबमिट करनी थी। ये याद आते ही विनीत एक बार फिर अपने सर को दबाने लगा। अब ना ही यहाँ मोहित था और ना ही अर्जुन, तो जाहिर था कि ये काम विनीत को करना था, जिसे देखकर विनीत ने किसी को कॉल किया और कोमल के पल पल खबर देने के लिए कहा और विनीत चेयर पर बैठ गया और अपने बुझे मन से काम करने की कोशिश करने लगा।
विनीत ने एक दो बार तो फाइल को चेक करने के बजाय अपने साइन देने लगा और फिर अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने काम में ध्यान दे सके। और उसका ध्यान था कि कोमल से हट ही नहीं रहा था। इधर रात का वक्त, मोहित अपना काम खत्म कर कर आज जल्दी आने वाला था, पर उल्टा उसे लेट हो गया था। और तो और मधु का फ़ोन भी नहीं लग रहा था, जिसे मोहित ने 1-2 घंटे का काम बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया था और वो होटल आ गया था, क्योंकि उसे मधु को भी बताना था कि कल भोपाल हम लौटने वाले हैं। मोहित के पास अपने रूम का कार्ड था, इसलिए उसने बिना शोर किए हुए रूम का दरवाज़ा खोला और सामने देखा तो उसका सामना अंधेरे से हुआ, जिसे देखकर मोहित की भौहें 2 पल के लिए ऊपर को उठी और अगले ही पल मोहित शांत हो गया और कहने लगा, शायद मधु सो चुकी होगी, इसलिए उसने अंधेरा किया होगा। यही सोचकर मोहित का मूड थोड़ा चेंज हो गया था, पर मोहित ने बिना लाइट ऑन किए हुए आगे बढ़ा और लिविंग रूम से होता हुआ कमरे की तरफ जाने लगा। पर सामने कुछ देखकर मोहित के पैर वहीं रुक गए और वो सामने की तरफ गहरी नज़रों से देखने लगा। मोहित लिविंग रूम से होता हुआ कमरे की तरफ जा रहा था कि उसने सामने कुछ देखा, जिसे वो रुक गया। मोहित की आंखें सामने की तरफ देखकर सिकुड़ सी गई थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी गंभीर हो गए, क्योंकि सामने की दीवार पर उसे एक काली परछाई दिख रही थी और उस परछाई में वो देख पा रहा था कि काफ़ी पतली साड़ी की झाग जैसी परछाई पड़ रही थी और जिस लड़की ने पहनी थी उसका पतला बदन दिख रहा था। मोहित ने ध्यान से उस परछाई को देखा। पहले तो मोहित के एक्सप्रेशन गंभीर थे, पर अब नॉर्मल हो गए थे, क्योंकि उसने परछाई से ही मधु को पहचान लिया था और मोहित के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। मोहित ने अपनी टाई निकाल दी और शर्ट के 2 बटन खोलकर आगे बढ़ गया और इधर मधु ने कदमों की आवाज़ सुनकर उसे यह एहसास हो गया था कि उसका वक्त आ गया है अंजाम देने का। इसलिए वो हल्की सी डिम रोशनी को ऑन करती है और वहीं उसके सामने एक पोजीशन बनाती है और दीवार पर इस बार उसकी परछाई काफ़ी गहराई से पड़ रही थी, जो कि उभर के दिख रही थी और वो उसने डांस करना शुरू किया। मधु की पतली कमर उसके मुफ्त परछाई पे सो हो रहे थे और मोहित की भूरी आंखें सामने पड़ रहे दीवार पर परछाई से हट ही नहीं रही थी और मोहित का मुंह खुला के खुला रह गया था और वो लिविंग रूम में ही खड़ा हो गया और इधर मधु डांस करते हुए मोहित के करीब आने लगी, जो कि बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छी म्यूजिक चल रहा था। मधु मोहित के करीब आ गई थी और मोहित का दिल जोरों से धड़क रहा था। हल्की रोशनी में मोहित देख पा रहा था कि मधु ने एक ब्लैक साड़ी पहनी है, जो कि जॉर्जेट की है और दिखने में भी उसके बदन के कुछ हिस्सों को दिखा रही थी। और मोहित ने अपना मुंह बंद किया और वो अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा था कि मधु ने मोहित का हाथ पकड़ लिया और मधु ने अपने ओठों पर उंगली रखी थी और वो इशारा कर रही थी, जिसे देखकर मोहित के चेहरे पर ना बयां करने वाली मुस्कुराहट आ गई। इस बार उसकी मुस्कुराहट उभर के आ रही थी, जिसे हर कोई देख सकता था वैसे। और मधु ने मोहित का हाथ छोड़ दिया। उसके बाद वो मोहित की पीठ पर अपना सिर टिका देती है और अपना एक पैर थोड़ा सा ढीला रखती है और फिर शुरू करती है। मोहित हल्का सा दूर हुआ और मधु ने अपने पूरे शरीर का वजन मोहित की पीठ पर टिका दिया था, जिसे मोहित के दूर जाने से मधु गिरने लगी। पर मोहित अचानक से पलटा और मधु मोहित की बाहों में झूल सी गई। रात की चांदनी और खूबसूरत रात की रोशनी फिलहाल तो दोनों से दूर थी, पर चेहरे की खिलखिलाहट और एक दूसरे के दिल में उभरे हुए एहसास दोनों के बीच एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ा रहे थे। और कम रोशनी होने के बावजूद भी दोनों अच्छे से फील कर रहे थे एक दूसरे के चेहरे की मुस्कुराहट और फीलिंग्स। मोहित ने मधु को धीरे धीरे कर सीधे खड़ी की और मधु मोहित की बॉडी पर हाथ फिराते हुए फिर से पीछे जाने लगी और मोहित मधु की छुअन का एहसास कुछ इस तरह से पाकर वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और मधु मोहित को पीछे से जाकर लिपट गई और इस बार उसने अपना चेहरा मोहित की पीठ पर टिका दिया। मधु ने अभी तक अपना सिर मोहित की पीठ से हटाया नहीं था और ना ही मोहित ने मधु से दूर जाने की कोशिश की थी। ये एहसास नया था। मधु ने मोहित के लिए ऐसा कुछ पहली बार करने की कोशिश की थी। मधु इस वक्त भूल गई थी कि मोहित उसे माफ़ करेगा या नहीं, लेकिन इस वक्त मधु काफ़ी अच्छा फील कर रही थी। कुछ पल यूं ही बीत जाने के बाद मोहित ने अपनी चेस्ट की तरफ देखा, जहां मधु ने अपने दोनों हाथ कसकर
मोहित को काफ़ी मजबूती से पकड़ा था, इतनी मजबूती से कि वो मोहित को अपने आप से दूर जाने नहीं देना चाहती हो। मोहित ने मधु के दोनों हाथ पकड़े और एक हाथ छोड़कर मधु को अपने सामने करता है और मधु काफ़ी सारी फीलिंग्स लेकर मोहित के सामने अपनी नज़रें नीचे करके खड़ी थी, क्योंकि मधु अपनी नज़रें मोहित से मिला नहीं पा रही थी और मोहित ने अपने एक कदम की दूरी को भी पार कर लिया और वो मधु के बेहद करीब हो गया। मोहित ने मधु की टुड्डी को पकड़ा और ऊपर किया, फिर भी मधु ने अपनी नज़रें नीचे की हुई थी और मोहित शांत आवाज़ में पूछने लगा, ये सब तुमने मेरे लिए किया है? ये सुनकर मधु, जो कि नज़रें तो अभी भी उसने नीचे की हुई थी, बिना ऊपर किए अपना सिर हाँ में हिलाती है, जिसे मोहित अपना चेहरा मधु के चेहरे के करीब ले गया और मधु ये समझ रही थी कि दोनों के बीच कुछ तो होगा, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मोहित ने सपाट लहजे में कहा, अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं तुम्हारे इस प्लान से मान जाऊंगा तो मैं नहीं मानूंगा, तुम्हें मेरे लिए कुछ और करना होगा। इतना बोलकर मोहित मधु से दूर हो गया और मधु, जो कि कुछ और ही उम्मीद लगा रही थी, ये सुनकर उसने अपनी आंखें खोलती है और मोहित की तरफ देखने लगी। एसी ऑन था, फिर भी मोहित मधु से कहता है, यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? मुझे क्या पता, मधु ने कहा और मोहित मधु को घूरने लगा, जिसे मधु अपनी बात संभालते हुए, नहीं, मेरा मतलब था कि आप बाहर से आए हैं ना, इसलिए आपको गर्मी लग रही होगी। मोहित ने लिविंग रूम से अटैच वॉशरूम की तरफ देखा और मधु की तरफ देखकर कहने लगा, शायद तुम सही कह रही हो, इसलिए मैं शावर लेकर आता हूँ। मधु सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई, पर उसे याद आया कि उसे तो मोहित को रूम में भी कुछ दिखाना है। यही सोचकर मधु ने मोहित की बाहें पकड़ी और कहने लगी, अरे मोहित, आप हमारे रूम का वॉशरूम यूज कीजिए ना, ये तो वॉशरूम ना जाने कितने ने यूज किया होगा। मोहित अपनी बाहें मधु से छुड़ाता है और घूरते हुए मधु से कहने लगा, मधु, हम घर नहीं हैं, यहाँ की सारी चीज़ें यूज की हुई है, बस सारी चीज़ें क्लीन है, डोंट वरी, तुम फिक्र मत करो, मेरा इंतज़ार करो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इसके आगे क्या होने वाला है ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। प्लीज़ आप सब ना कमेंट करने और लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दिया करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।